नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल। यह टॉपिक आईएएस, पीसीएस, बीईओ, समीक्षा अधिकारी, एसीएफ विविध परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले इससे संबंधित 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, उसको आप देख चुके हैं। उसी के आगे यह जारी है, निरंतर जारी रहेगा। हमारे इस चैनल पर जो हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देंगे। प्लीज़ इस वीडियो को 2 मिनट समय निकाल के ज़रूर देखेंगे, स्किप मत करिएगा प्लीज़। ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है ताकि हम आपके लिए बेहतर तरीके से काम करते रहें। बहुत अच्छा कलेक्शन विविध किताबों से छाट के दिया गया है, साथ में अपना अनुभव भी है। आइए आप देखते हैं। आज के इस यूनिट में आपके पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली हैं। यहाँ से यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, कई प्रश्न बने हैं, बनने की फिर संभावना है। लॉर्ड वेलेस्ली साहब की टाइम ड्यूरेशन है 1798 से 1805। 1798 से 1805 के बीच में ये भारत पर गवर्नर जनरल बन के आए, अपने प्रशासन संभाले। इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि वेलेस्ली की सहायक संधि। अब प्रश्न उठता है, सहायक संधि क्या है? भारत में सहायक संधि का अगुआ कौन था या सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? यहाँ से विविध प्रकार के प्रश्न बनते हैं और विशेष कन्फ्यूजन के प्रश्न होते हैं। पहले तो हम सहायक संधि समझ लें। सहायक संधि क्या है? सहायक संधि 4 आयामों पर आधारित होता है। वह 4 आयाम क्या हैं? ये पहला आयाम है सुरक्षा के आधार पर, या सुरक्षा जिससे संधि की जाएगी, सुरक्षा के आधार पर धन संपदा ली जाएगी, उनके भूमि लिए जाएंगे। और साथ ही सहायक संधि के माध्यम से जो कंपनी स्थानीय शासकों के साथ करेगी, अपना वैदेशिक संबंध स्थानीय शासक और राजनीतिक संबंध कंपनी के माध्यम से ही करेंगे। इसके अतिरिक्त हर जहाँ से सहायक संधि जिस राज्य के साथ ये करेंगे वहाँ अपने रेजिडेंट स्थापित करेंगे। इस प्रकार से सहायक संधि वेलेस्ली ने आम प्रचलन में लाया। अब प्रश्न उठता है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन? कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगर भारत में सहायक संधि के जन्मदाता आप वेलेस्ली को जानते हैं तो यह गलत है। वेलेस्ली ने सहायक संधि को आम प्रचलन में लाया। सहायक संधि का जन्मदाता भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, जिसने हैदराबाद के मुजफ्फरजंग के साथ सबसे पहले 1750 के आसपास इन्होंने किया था। इसी में हम चर्चा करें तो जैसे आपने देखा कि डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। हैदराबाद के मुजफ्फरजंग के साथ इन्होंने सहायक संधि की। अब यहीं से प्रश्न बनता है, प्रथम फ्रांसीसी या प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपी? अगर प्रथम यूरोपी की बात आएगी तो डुप्ले है। प्रथम फ्रांसीसी की बात आएगी तो सहायक संधि में डुप्ले है। अगर प्रथम अंग्रेज की बात आएगी तो वेलेस्ली नहीं होगा, वो लॉर्ड क्लाइव होंगे। लॉर्ड क्लाइव 1765 में, ध्यान रखिएगा, 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई थी, अवध के नवाब, ध्यान रखिएगा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 1765 में क्लाइव ने अवध के साथ सहायक संधि की। लेकिन आम प्रचलन में, अब प्रश्न ये उठता है, आम प्रचलन में सहायक संधि भारत में प्रतिपादन में लाया लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो आपके यहाँ प्रश्न 3 स्वरूप से भारत में जन्मदाता डुप्ले, प्रथम अंग्रेज क्लाइव और आम प्रचलन में लाने वाला लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली सहायक संधि के बारे में विशेष रूप से जाना जाता है। वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि को निम्न स्वरूप में अपनाया है। और देखा जाए तो पूछा जाएगा कि वेलेस्ली ने सबसे पहले किस राज्य के साथ सहायक संधि की और अंतिम में किसके साथ सहायक संधि की। इस प्रकार से बहुत हैं। तो हैदराबाद के साथ सबसे पहले इन्होंने 1798 में सहायक संधि की। मैसूर के साथ 1799 में सहायक संधि की। 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर चल रहा था, जब इन्होंने कहा था अब पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर है, तो उस स्थिति में ठीक है। फिर तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में अवध के साथ संधि की थी, जैसे हमने भी पीछे आपसे चर्चा किया। पेशवा के साथ संधि, पूना के पेशवा के साथ इन्होंने संधि की। और 1802 में भोसले के साथ, 1803 में सिंधिया के साथ, 1804 में। इसके अलावा बूदी कोटा के अन्य राजाओं के साथ भी की है, जैसे ठीक है। अब आप देखते हैं
इन्हीं से वेलेस्ली से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न है कि एक प्रश्न बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। इस कॉलेज का उद्देश्य था कि जो सिविल सेवा के अधिकारी थे, भारतीय अधिकारी थे, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको यहाँ विशेष जानकारी दी जाती थी। तो यहाँ से 3 फोर्ट विलियम के समकक्ष 2 और प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है कलकत्ता मदरसा, हमने पीछे चर्चा किया है, कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा 1781 में कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में स्थापित करवाया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनारस संस्कृत विद्यालय, ठीक है, 1792 में। इसी के समकक्ष यहाँ पूछता 1792 में कलकत्ता मदरसा। अब दोनों फिर उसके बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में वेलेस्ली ने करवाया था। फिर इन्हीं के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, जैसे भी हमने पीछे भी चर्चा किया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा अब पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन आपसे पूछा जाता है यहाँ से। अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात चलती है तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो यहाँ इस आंग्ल मैसूर युद्ध में 2 कथन कहे गए थे। एक कथन तो आपने देखा चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जब वेलेस्ली ने कहा कि अब पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी एक कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि हम अपने मित्रों को भयानक रूप से मजबूत किए बिना अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। यह 2 स्टेटमेंट इस युद्ध के बारे में पूछे जाते हैं, आपसे खूब पूछे जाते हैं। आप उसको लिख लीजिएगा, नोट भी करते जाइएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे इन बातों को समझ रहे होंगे। आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, जहाँ कोई भी समस्या हो आप मुझसे चर्चा करेंगे, हम समस्याओं को सॉल्व करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम प्रश्न कर रहे हैं। अब वेलेस्ली के ही समय में एक और महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, जिसको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में जानते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम ड्यूरेशन 1802 से 1805 के बीच में है, ठीक है। क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध हम विशेष रूप से पढ़ा चुके हैं, आंग्ल मैसूर भी विशेष रूप से पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको आप पीछे वीडियो में जाके देख लेंगे। वहाँ अब दोबारा चर्चा करना केवल समय ही जाएगा। अब इसी के बाद अगले गवर्नर जनरल हमारे हैं सर जॉर्ज बारलो। सर जॉर्ज बारलो 1805 में भारत आए। इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का कंप्लीटली पालन किया, बहुत पूर्णता से अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लॉर्ड मिंटो की। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ध्यान रखिएगा, मिंटो प्रथम और मिंटो द्वितीय की बात आएगी। तो मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण 3 बातों पर हम चर्चा कर ले। सबसे पहली बात 1805 में, ध्यान दें, सबसे पहली बार 1805 में इन्हीं के समय में मैसूर के बेल्लौर, ध्यान रखिएगा, बेल्लौर के सैनिकों का विद्रोह हुआ 1805 में। खूब पूछा जाता है कि बेल्लौर के सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था। टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता 1805 में। फिर पूछा जाता किसके समय में, तो आप समझ सकते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में बेल्लौर का विद्रोह हुआ था। बेल्लौर का विद्रोह इस टॉपिक पर था कि जो भारतीय सैनिक थे उनको धार्मिक प्रतिष्ठा, उनके धार्मिक तो कुछ सिंबल थे, जैसे तिलक लगाना, बाले पहनना, पगड़ी इस तरह से धारण करना, इन पर कंपनी ने प्रतिबंध लगाकर तिलक और बाला जो कुंडल का कान में होता है उसको उन्होंने रोका। रोकने के साथ उन्होंने पगड़ी के स्थान पर चमड़े का तुम्बा पहनने के लिए कहा, जिसके कारण यहाँ जो है बेल्लौर के किले में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फिर आइए, इनके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि सिखों के बीच और कंपनी के बीच हुई थी। सिखों की तरफ से कंपनी की तरफ से लॉर्ड मेटकाफ ने सिग्नेचर किया था। और इन्हीं के समय की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं,
बहुत बार प्रश्न पूछा गया है वह है कि इन्हीं के समय में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इस चार्टर एक्ट की वैसे तो बहुत सारी धाराएं थीं, 20 महत्वपूर्ण धाराएं थीं, किंतु 3 मुख्य धाराओं पर हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे चार्टर एक्ट को, या आप ऐसे कहें कि जो आपके चार्टर एक्ट या तमाम सारे एक्ट बने हुए उसको जब संविधान हम पढ़ाएंगे इतिहास के अंत में, हम एक संवैधानिक विकास के रूप में उसको पढ़ाएंगे तो वहाँ भली भांति अध्ययन करेंगे। किंतु यहाँ हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो इस समय अभी हमें 3 बातों पर चर्चा कर लेनी है। पहला बात यह था कि इसी समय ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा, इसी समय कंपनी ने जो कंपनी के व्यापारी भारत थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी भारत में थे, उनके समस्त व्यापारों पर रोक लगाकर 3 व्यापारों की छूट दी थी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके व्यापारिक चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पहला व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति, मात्र चाय और चीन के साथ व्यापार। चाय और चीन का जो कंप्लीटली व्यापार है, समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त 1833 के चार्टर एक्ट में किया जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे डलहौजी साहब के समय में। ठीक है, तो पहली बात हो गई व्यापार से संबंधित। दूसरी बात यह हुई कि इसी समय 1 लाख रुपया, ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपया सालाना भारत में शिक्षा के विकास के लिए दिया गया। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के समय संदर्भ में इस पर यहाँ पहली बार प्रकाश पड़ा, इसके पहले भी तमाम मिशनरियों ने शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन भारत में करवाया। जब हम शिक्षा पर बात करेंगे या ऐसे भारत में ब्रिटिश शिक्षा या भारत में आधुनिक शिक्षा की बात करेंगे तो वहाँ इस पर हम चर्चा कर लेंगे। किंतु अभी यहाँ मुझे इस मात्र एक बात पर चर्चा करनी है, 1 लाख रुपया वार्षिक शिक्षा के लिए खर्च किया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है 1813 के चार्टर एक्ट में तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दी गई, या आप ऐसे कह सकते हैं मिशनरियों को अपने धर्म के प्रचार की छूट दी गई। आपसे यहाँ प्रश्न बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में किस चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार पैसे की खर्च की बात की गई? 1813 के एक्ट में। फिर धार्मिक मिशनरीज की बात कब की गई? 1813 के। धर्म प्रसार की बात 1813 में। फिर उसके बाद एक प्रश्न और जो बनेगा कि व्यापारी के अधिकार की समाप्ति कंप्लीटली कब किया गया? तो 1813 एक्ट में नहीं बल्कि 33 के एक्ट में किया गया। 1813 में 2 बातों को छोड़ा गया था, चीन और चाय। आइए देखते हैं, अगले आपके गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जिनका टाइम ड्यूरेशन 1813 से 1823 अर्थात 10 सालों तक भारत में ये गवर्नर जनरल के रूप रहे। इन्होंने भारत में हस्तक्षेप की नीति को पूरी तरह से परित्याग कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से इन्होंने परित्याग कर दिया। हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि मैसूर में हस्तक्षेप की नीति या भारत में हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कौन? भारत में हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कौन और अफगानिस्तान में किसने हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया था? यह हम 2 प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर ना आए तो मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 2 में इससे संबंधित बातें कही गई हैं। तो आइए देखें कि इसने हस्तक्षेप की नीति का पूरी तरह से परित्याग कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। जब इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पूरी तरह से परित्याग कर दिया तो इन्हीं के समय में ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरह से भारत में विस्तार भी हुआ। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें एक दूसरे से रिलेट। और इन्हीं के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में लड़ी गई। आंग्ल नेपाल युद्ध, और आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत सगौली के संधि के माध्यम से हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि सगौली के संधि किसके बीच हुआ? सगौली के संधि अंग्रेजों और नेपालियों या आप ऐसे कह सकते गोरखाओं के बीच हुआ। आज भी सगौली के संधि आज वर्तमान में आज के परिदृश्य में यह संधि डिस्प्यूटेड संधि हो चुकी है। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख जैसे सीमा विवाद उभर के सामने आए हैं। ठीक है, उसको आप अलग से देखेंगे, करंट अफेयर्स में देखेंगे, जब उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सगौली के संधि के माध्यम से आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति होती, जो 1814 से 1816 के बीच में लड़ी होती। इसी युद्ध के बाद
ध्यान देने की जरूरत है। इसी युद्ध के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मार्क्विस की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछा भी जा सकता है कि मार्क्विस की उपाधि किसने धारण की थी। मार्क्विस की उपाधि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद धारण की थी विजय के परिणाम स्वरूप। ठीक है, आगे देखते हैं। और इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। सबसे बड़ी बात है, पिंडारियों का इन्होंने दमन किया। पिंडारी अब थे कौन? पिंडारी मराठों की सेना में शामिल एक सैनिक थे जिसे मल्हार राव होलकर, ध्यान दें, जिन्हें मल्हार राव होलकर ने एक सुनहरा झंडा दिया था। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। ध्यान दें, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। ये लुटेरे थे। आपसे पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया लुटेरे कौन थे। एक लुटेरे ये थे और एक और जनजात रामोजी थे। जब रामोजी विद्रोह पर हम चर्चा करेंगे तो वहाँ चर्चा कर लेंगे। दोनों लोग लुटेरे थे, किंतु मराठों की सेना में पिंडारियों का अस्तित्व था। पिंडारी उनकी सेना में शामिल थे। ठीक है, आगे देखें। ब्रिटिश कर्नल, जिसको थॉमस मैल्कम के नाम से जाना जाता, थॉमस मैल्कम ने पिंडारियों की तुलना मराठों के शिकारी कुत्तों से की। पूछा जाता है पिंडारियों की तुलना मराठों के साथ शिकारी कुत्तों से किसने की? तो मैल्कम ने की। मैल्कम और एक और ऑफिसर है थॉमस स्लोप। मैल्कम और थॉमस स्लोप देखें, मैल्कम और थॉमस स्लोप पिंडारियों के दमन में विशेष भूमिका का निर्वाह किया था। पिंडारियों में 4 प्रमुख नेता थे। एक थे चीतू, दूसरे थे वासिल और तीसरे थे अमीर और चौथे थे करीम खान। इन चारों ने इनके नाक में पिनाक बना दिया था। तो चीतू आसिरगढ़ के जंगल में चीतू को चीता ने मार के खा लिया, चीतू को चीता ने मार के खाया। वासिल सिंधिया के शरण में गया, अंत में सिंधिया इनको अंग्रेजों को दे दिया। तो ये जो है वासिल गाजीपुर जेल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था और इसी जेल में इन्होंने आत्महत्या कर दी। करीम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और मोहम्मद अमीर को भरतपुर के राजस्थान के टोक की जागीर उनको दे दी गई। इस प्रकार से इन्होंने 1824 तक, ध्यान रखिएगा, 1824 तक पूरी तरह से पिंडारियों का दमन हो गया। ठीक है, अब इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से मराठा संघ पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि अब एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत होती है। अर्थात भारतीय सत्ता की समाप्ति होती है और अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत होती है। जैसे आप जानते हैं कि भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने या कंपनी ने अंग्रेजों से मुगलों से नहीं अपितु मराठों से हस्तांतरित की थी पूना के संधि के माध्यम से। पूना की संधि 1817 में की गई थी, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय के साथ, ध्यान रखेंगे, बाजीराव द्वितीय के साथ। बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र थे। पीछे हमने जब पेशवाओं के इतिहास को पढ़ाया हुआ तो वहाँ विधवत आपको पढ़ाया। बाजीराव को एक पेंशनर के रूप में कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया। इनको 18 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। और नाना साहब, जिनको धोधू पंथ के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं के दत्तक पुत्र के रूप में हैं। अब आगे देखें, इन्हीं के समय में, आप ऐसे भी कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, थॉमस मुनरो ने 1820 में, ध्यान रखने की जरूरत है, थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रथा का कंप्लीटली शुरुआत किया था। ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके पहले हमने आपसे चर्चा किया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में मैसूर के 12 महल में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत कर्नल रीड ने शुरुआत करवाई थी एक प्रयोग के तौर पर। और भारत में भूधृत पद्धतियाँ, भूधृत का मतलब होता है कि भू राजस्व पद्धतियाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में राजस्व वसूले की 3 पद्धतियाँ थीं, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। इसके बारे में हम फिर आपसे चर्चा कर रहे हैं, दोबारा इस पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी आज इतना ही। अब इनको आप देखें, इस हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए काम करते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।